नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 8 जून 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं वीडियो लेट लेके आऊँगा, लेट आज इन 2-3 दिन बाद, क्योंकि मैं उस समय ट्रैवल कर रहा था। तो अब धीरे धीरे करके ये 8, 9, 10th का भी वीडियोज़ मैं अपलोड करना चालू करूँगा। तो आज 8 का हो गया, ऐसे ही कल मैं 9th का कर दूँगा, फिर 10th का कर दूँगा। तो तीनों दिन बराबर हो जाएगा एंड देन फिर रेगुलर जो आपका, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलते हैं उस दिन का वो तो आपको मिलेगा ही। तो दिन में आपको 2-2 वीडियोज़ मिलेंगे, ऐसा मैं ट्राई ज़रूर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो पे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और सब्सक्राइब करें ज़रूर चैनल को, क्योंकि मैं देख रहा हूँ व्यूज़ तो बढ़ते जा रहे हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि हमारी फैमिली को और सब लोग भी जान रहे हैं अब धीरे धीरे करके। बट मैं ये चाहता हूँ कि लोग थोड़ा एसोसिएट भी हो, ताकि इस टाइप के वीडियोज़ जब भी मैं और बनाऊँगा उनको भी नोटिफिकेशन जाए। और भी अगर आपको लगता है कि किसी को अगर फ़ायदा होगा इस न्यूज़ पेपर एनालिसिस में, तो प्लीज़ उसके साथ भी शेयर करें। क्योंकि देखिए, ये वीडियोस उन लोगों के लिए भी रेलेवेंट है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि मैं सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करता हूँ जो कि इकोनॉमिक टाइम्स में कवर्ड रहते हैं, टॉप 20, 25, 30 डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ न्यूज़। अपार्ट फ्रॉम दैट, वो लोग जो लोग जॉब कर रहे हैं या जो लोग खुद का बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है ये एनालिसिस। क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स में बोलता हूँ पूरा बिजनेस पेपर है, और बिज़नेस से रिलेटेड जो भी आपकी जो न्यूज़, मैक्रो रिलेटेड न्यूज़ है, वो आपको बिज़नेस में भी काम आते हैं, जॉब में भी काम आते हैं। सपोज़ अगर आप स्विच करने की कोशिश कर रहे हो, सपोज़ आप अपने आप को अपनी लाइन बदलने की कोशिश कर रहे हो, या इन जनरल भी आपको काम तो आता है। ये इंटरव्यूज़ वगैरह में अगर आप जाते हो तो ज़रूर आपको आजकल इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये इसीलिए मैंने ये वीडियो इकोनॉमिक टाइम्स को टेकअप किया, क्योंकि ये वाइडर ऑडियंस को कैटर करेगा और बहुत लोगों के हेल्पफुल होगा। न्यूज़पेपर एनालिसिस अवेलेबल है और बाकी चैनल्स भी यूट्यूब में, बट प्लीज़ अगर आप देखेंगे उनका क्वालिटी और मेरा क्वालिटी, तो काफ़ी फ़र्क आएगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि वो लोग हेडलाइन पढ़ के सिर्फ 1-2 चीज़ बता के वो न्यूज़पेपर कवर नहीं हो पाता दोस्तों। 20-25 मिनट में, 15-20 मिनट में अगर आप 2-3 न्यूज़पेपर कवर कर देते हो, तो मुझे लगता है वो कोई भी न्यूज़पेपर के साथ जस्टिफिकेशन नहीं है। तो आप इससे अच्छा आप एक ही न्यूज़पेपर को कॉम्प्रिहेंसिवली करेंगे तो आपके ऑलमोस्ट सारे न्यूज़ कवर हो जाएंगे। तो चालू करते हैं दोस्तों वीडियो को। चैट जीपीटी के फाउंडर जो है वो सैम ऑल्टमैन, इनका कॉन्वर्सेशन था। तो ये काफ़ी चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा इन्होंने आई मीन इंपॉर्टेंट चीज़ें तो ले डाउन किया। बट आपको एज अ व्यूअर आपको क्या जानना चाहिए कि भाई, इन्होंने कहा कि भाई चैट जीपीटी जैसा प्लेटफॉर्म को अगर थ्राइव करना है, तो स्मॉल रेगुलेटेड एंटिटीज़ ये सब जो है उनको रेगुलेशन में मत लेके आओ। मतलब स्मॉल एंटिटीज़ को रेगुलेशन के बाहर रखो। मतलब उनका ये कहना है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली अगर थ्राइव करना है, या ये इस टाइप के जो चैट जीपीटी जैसे जो सॉफ्टवेयर है उस टाइप को अगर थ्राइव करना है, तो हमें ये चीज़ करना पड़ेगा। सेकंड चीज़, उन्होंने ये चीज़ कहा कि भाई जो अभी था थोड़ा कंट्रोवर्सी में भी है कि इंडियंस जो है उनको चैट जीपीटी में थोड़ा इन्वेस्ट नहीं करे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो इस टाइप के प्लेटफॉर्म को बिल्डअप नहीं कर सकते। मतलब एग्जैक्टली तो मैं ये नहीं बोलूँगा उन्होंने कहा, बट सार यही था इस चीज़ का। तो ये थोड़ा कंट्रोवर्सी में भी है। फिर थर्ड चीज़ इन्होंने कहा कि भाई मतलब रेगुलेटर्स जो है काफ़ी अच्छे अच्छे रेगुलेशंस लेके आ रहे हैं, एंड वी आर सरप्राइज टू सी इट। फिर उसके बाद इंडियंस स्पेशली, मतलब वर्ल्ड स्पेशली इंडियंस को उन्होंने कहा कि काफ़ी अच्छा अडॉप्शन है ये चैट जीपीटी जनरेटिव एआई को लेके, वगैरह वगैरह चीज़ें अच्छे अच्छे बातें की हैं उन्होंने। अगर आप फुल चाहते हो कि मैं इस पर कवरेज एक दे दूँ, तो आई थिंक इकोनॉमिक टाइम्स काफ़ी खुद ही कवरेज दे चुका है, तो आप उसको बस गो थ्रू कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तो रेलेवेंट न्यूज़ नहीं है, बट हाँ हेडलाइन में था तो मैंने पढ़ दिया। फिर उसके बाद OECD रेजेस इंडियाज FY24 ग्रोथ फोरकास्ट जॉट टू 6%। देखिए, OECD दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इन्होंने अपने इंडिया का जो फोरकास्ट है वो 6% तक ले गए। पहले इनका फोरकास्ट था 5.9%, दैट इज़ 0.1% से इन्होंने अपना फोरकास्ट बढ़ा दिया है। इनका एक्चुअली पहले ये था कि भाई वीक जो है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है वो ड्रैग कर रहे थे। अब उनको लगता है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स थोड़े स्ट्रांग हो चुके हैं, जैसे कि आप समझ लो टाइटनिंग ऑफ पॉलिसी, आरबीआई अब ज़्यादा टाइटनिंग नहीं कर रहा है, तो उससे थोड़ा ग्रोथ बढ़ सकता है। फिर उसके बाद इन्होंने थोड़े बहुत रिस्क भी हाईलाइट किए, जैसे कि जैसे अगर पॉजिटिव में देखा जाए तो इन्फ्लेशन ईजिंग आरबीआई के पॉलिसी से, और अगर नेगेटिव में देखा जाए तो जैसे इराटिक रेनफॉल हो रहा है मानसून वगैरह के कारण, तो क्रॉप का डिमांड बढ़ सकता है कंपेरेटिव सप्लाई, तो ऑब्वियसली प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। तो ये कुछ मतलब इन्होंने वो भी दिया, केवियट्स भी दिया है इस चीज़ को लेके। बट हाँ 7% इन्होंने बोला कि FY25 में ग्रोथ बढ़ जाएगा।
सेबी वॉन्ट्स टू ट्रैक डाउन मनी फ्लोइंग टू पी वीसी फंड्स। देखिए सेबी का क्या रेगुलेशन है, एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ ये फंडा क्या है, इस चीज़ का स्टोरी क्या है। रिसेंटली आपको पता है कि भाई सेबी ने जब इसका ऑडिट किया, सेबी के पैनल ने मतलब सेबी एज इन सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने जिसका ऑडिट किया, तो उन्होंने ये चीज़ पाया कि भाई किस चीज़ का, अडानी हिंडनबर्ग का ऑडिट किया जब, तो उन्होंने उस ट्रांजैक्शन का पाया कि भाई जो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं वो एक पर्टिकुलर, मतलब आपको अल्टीमेट बेनिफिशियरी का पता नहीं चल पा रहा है, आपको इमीडिएट बेनिफिशियरी का पता चल पा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, ट्रैक डाउन नहीं कर पा रहे कि भाई कौन असली में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, सेबी ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ कुछ रूल्स निकाले कि भाई अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला था कि इंडिया के साथ जो भी कंट्रीज बॉर्डर शेयर कर रहे हैं वो लोग इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली नहीं कर सकते, इंडिया थ्रू गवर्नमेंट अप्रूवल ले सकते। या वैसे भी सेंटर ने गाइडलाइंस निकाले कि भाई जैसे अब डिफेंस में इन्वेस्टमेंट हो गया, चाहे कोई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो गया, तो ये सब में कुछ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अप्रूव्ड है, कुछ वाया मतलब गवर्नमेंट अप्रूवल इन्वेस्टमेंट अप्रूव्ड है। तो होता क्या है इन लोग क्या करते हैं, AIF फंड बना लेते हैं। अब ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड बनाने से क्या होता है, इसका आप अल्टीमेट बेनिफिशियरी पता नहीं कर सकते हो, वो AIF इन्वेस्ट किया बस आप यही चीज़ पता कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो जो कंट्रीज़ के ऊपर इंडिया रेस्ट्रिक्शन लगाना भी चाहता है वो कंट्रीज AIF का रूट लेके आ जाती है, या कोई पर्टिकुलर दूसरे कंट्री से इन्वेस्टमेंट करा देती है। अब जैसे अडानी हिंडनबर्ग में भी यही चीज़ हुआ कि भाई अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है उस चीज़ का पता नहीं चल पा रहा है, मॉरिशस बेस्ड कंपनी का। तो इससे क्या हो रहा है कि भाई सेबी कह रहे हैं कि भाई एक तो ब्लैक मनी भी फ्लो हो सकता है इकोनॉमी में, और उस इकोनॉमी में जहाँ पे हम डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं वो इकोनॉमी से भी पैसा फ्लो इनडायरेक्ट तरीके से हो सकता है। तो इसके कारण जो है और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल्स लेके आना चाहती है सेबी। फिर एक दोस्तों कंसर्न है राउंड ट्रिपिंग कंसर्न। देखिए एक्चुअली होता क्या है, राउंड ट्रिपिंग का मतलब इंडिया बेस्ड बिजनेस है, ठीक है। इन्होंने अपना सेटअप डाल दिया पूरा का पूरा, कहाँ पे, मान लो मॉरिशस पे, जहाँ पे या आयरलैंड में, जैसे मान लो टैक्स हेवन कंट्री 12.5% ही टैक्स लगता है उनका आयरलैंड में। तो अब ये आयरलैंड के थ्रू ये इन्वेस्टमेंट कर रही है इंडिया में। एक्चुअली हो क्या रहा है, इंडिया की ही कंपनी है, बाहर जाके अपना बेस खोल ले रही है और फिर वो इंडिया में एज एन FDI डाल दे रही है। गवर्नमेंट को तो फ़ायदा होगा इसमें कि भाई हम इतना FDI लेके आ रहे हैं, बट आप ये चीज़ देखो टैक्स का लॉस कितना है इंडिया को। जिस कंट्री को में उस कंपनी को टैक्स पे करना था, उस कंपनी वो कंट्री कहीं और सेटअप करके जहाँ पे टैक्स एकदम कम है वो उसका फ़ायदा उठा रही है, इंडिया का टैक्स रेवेन्यू भी तो लॉस हो रहा है। तो ये जो राउंड ट्रिपिंग कंसर्न, राउंड ट्रिपिंग इसी को बोलते हैं, ठीक है। और इस चीज़ का काफ़ी ऐसे भी नहीं बताया कि भाई काफ़ी कंपनीज कर रही है जिससे हमें टैक्स रेवेन्यू का लॉस काफ़ी हो रहा है। फिर एक नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, वीज़ा डिलेज फॉर चाइनीज़ प्रोज हिट इंडिया बिजनेस। एक्चुअली देखिए हो क्या रहा है दोस्तों कि चाइनीज़ जो कंपनीज़ है उधर से सारे मतलब चाइना जो कंट्री है उधर से बहुत सारे कंपनीज जो है इन्वेस्टमेंट इंडिया की तरफ डाइवर्ट कर रही है। तो हमें भी पता है China+1 पॉलिसी भी है हमारे, जिसको हम परस्यू कर रहे हैं। China+1 पॉलिसी के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन बताएं कि मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना सकता हूँ। तो China+1 पॉलिसी हम परस्यू कर रहे हैं, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि सारे जो कंपनीज है वो चाइना छोड़ के इंडिया आते जा रही है। अब दोस्तों चाइना में जो कंपनीज इतने साल से इस्टेब्लिश्ड है वो कंपनी को चलाना वो चाइनीज़ लोगों को आ गया है, राइट। तो अब वो इधर आके जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो चाहते हैं कि भाई चाइना में जो ट्रेंड लोग हैं वो आके इंडिया में ट्रेन करें लोगों को। लेकिन अब क्या हो रहा है, उसी पर्सनल का इंडिया के कंपनी जो है वीज़ा अप्रूव नहीं कर रही है। इसके कारण प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है, भाई चाइना में जो इन्वेस्टमेंट आने वाले थे या आ रहे हैं वो डिले होते जा रहे हैं। तो इसके कारण काफ़ी डील्स भी कैंसिल हुए। जैसे वोल्टास का एक अच्छा डील था जो कि वो कर रहा था, तो उसे भी कैंसिल कर दिया गया। इनफैक्ट अगर आप सुन के पता चला, मतलब आपको पता चलेगा कि भाई शॉकिंग है कितना कि वीवो, ओप्पो, Xiaomi इस सब के ऑपरेशंस के CEO चाइना के अलावा कहीं बैठ के काम कर रहे हैं, इंडिया के अलावा बैठ के कहीं काम कर रहे हैं इंडिया का ऑपरेशन। तो ये सब चीज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट जो अप्रूव नहीं कर पा रही है। तो JV बिटवीन वोल्टास एंड चाइनीज कंप्रेसर मेकर हाईली इंटरनेशनल, ये इनकी भी डील कैंसिल हो गई थी जस्ट बिकॉज कि इनकी अप्रूवल नहीं आनी थी वीज़ा की, इनकी पर्सनल की। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, बिग 5 डोमिनेट ऑडिट एरिना। मैं ये सिर्फ इसलिए लिया हूँ क्योंकि मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि कई बार हम इंटरव्यू में जाते हैं तो हम पूछ लेते हैं कि भाई बिग 5 का आपका क्या ओपिनियन है, तो हम बिग 4 सुने रहते हैं, बिग 5 क्या होता है ये हमें पता नहीं रहता। बिग 4 तो आप सबको पता होगा भाई, EY, डेलॉयट, PKPMG, PwC। बिग 5 में आ जाता है वॉकर चैंडोइक एंड कंपनी, ठीक है। तो इन्होंने जो है बस ये छोटा सा न्यूज़ है कि मैक्सिमम निफ्टी 50 का ऑडिट यही करते हैं, जैसे 310 कंपनी करते हैं आउट ऑफ 498 कंट्रीज बस।
नेक्स्ट दोस्तों, इंडिया यूएस होल्ड मेंटेन स्ट्रेटेजिक ट्रेड डायलॉग। एक्चुअली देखिए क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है जून के एंड में यूएस विजिट करेंगे, तो उसके लिए क्या होता है, अब ग्राउंड वर्क तो प्रिपेयर करना पड़ता है ना दोस्तों। अब जैसे बड़े बड़े हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, लीडर्स हैं, वो तो क्या करते हैं, जाके बस पॉलिसी अनाउंस करते हैं, राइट। तो उनको उनका पॉलिसी अनाउंसमेंट के पहले काफ़ी डील्स होते हैं, काफ़ी सिटिंग्स होते हैं, काफ़ी नेगोशिएशंस होते हैं, तब जाके डील क्रैक होता है, फिर वो डील को अनाउंस करते हैं। तो अब क्या है, ये डील अभी मेडन एज एन फर्स्ट जो टॉक है इंडिया यूएस के बीच में बिल्डअप हो रहा है, स्ट्रेटेजिक ट्रेड डायलॉग, जिसमें हम कौन कौन से सेक्टर्स पर फोकस करें, सेमीकंडक्टर, स्पेस, टेलीकॉम, क्वांटम, एआई, डिफेंस, बायोटेक एंड अदर्स। ये चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ये सब सारे सेगमेंट को। मैं दोस्तों इस न्यूज़ को कॉम्प्रिहेंसिवली तब कवर करूँगा जब एक बार हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विजिट करके आ जाते हैं, फिर उसके बाद हम इस डिटेल न्यूज़ को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे कि कौन कौन से सेक्टर में क्या क्या चीज़ हम लोग ने अग्री किया है। नेक्स्ट दोस्तों, विजिटर्स अवार्ड शिफ्टेड फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, पहली बात तो ये विजिटर्स अवार्ड के बारे में आप जान लीजिए। विजिटर्स अवार्ड 2014 में प्रणब मुखर्जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये सिर्फ इसलिए कि टू प्रमोट हेल्दी कंपटीशन अमंग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड मोटिवेट देम टू अडॉप्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड इन परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस। ये इस चीज़ के लिए दिया जाता है। और ये कौन देता है, प्रेसिडेंट देता है। तो अब ये प्रेसिडेंट से मूव करके ये दे दिया जा रहा है एजुकेशन मिनिस्टर में। क्यों दे दिया जा रहा है दोस्तों, कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट का पावर को कम कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। बस ये चीज़ है कि भाई सारे अवार्ड जो मैक्सिमम एजुकेशन से रिलेटेड एजुकेशन मिनिस्टर देता है, तो इस अवार्ड को भी शिफ्ट कर दिया जा रहा है। तो बस इस चीज़ को याद रखिएगा, स्पेशली जब आप अगर कोई कंपटीटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये विजिटर्स अवार्ड किस चीज़ के लिए दिया जाता है। तो क्या होता है, जनरली हमारे माइंड में ये चीज़, तो एजुकेशन तो जाएगा नहीं, और एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन से हट के कुछ अच्छे ऑप्शंस रहेंगे। जैसे कि भाई विजिटर अवार्ड किसके दिया जाता है कि भाई जो कंट्री से कोई डेलीगेट आके विजिट कर रहा है, या जो भी एक ऑप्शन भी दे देंगे और हमें लगता है कि भाई हाँ यही करेक्ट ऑप्शन है। और फिर इसे अवार्ड देता कौन है, राष्ट्रपति भवन में देते प्रेसिडेंट, तो वो चीज़ हमें ठीक लगेगा। लेकिन नहीं, ये अवार्ड देता है एजुकेशन मिनिस्टर। तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, फाइनली सीबीआई को हैंडओवर हो गया है केस जो ट्रेन एक्सीडेंट, उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट का जो हुआ था। सीबीआई ब्रॉट इन टू सप्रेस फैक्ट्स ऑन एक्सीडेंट, सेज ममता। एक्चुअली मेरा बस ये पर्सपेक्टिव था इस न्यूज़ को कवर करना कि भाई सीबीआई को हैंडओवर हो गया है। सीबीआई का पावर्स अगर आप देखोगे तो सीबीआई की पावर्स जो है वो एक स्पेशल एक्ट से डिराइव होती है, ठीक है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट। तो और उसके तहत ये जो है सीबीआई के पावर्स डिराइव होती है, और सीबीआई को कई सारे स्टेट्स मना भी कर सकते हैं उनके यहाँ ऑपरेशन नहीं करने के लिए। जैसे वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सीबीआई फंक्शन नहीं कर सकती, क्योंकि सीबीआई को स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल भी लगता है, स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल देती नहीं है, ठीक है। और ममता बनर्जी का ये कहना है कि भाई सीबीआई काफ़ी फैक्ट्स को सप्रेस करती है। अब वो करती है कि नहीं करती है, वो तो खैर एक अलग मुद्दा है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, इंडियाज़ ब्लू इकोनॉमी सेट सेल टू अनलॉक अ सी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। एक्चुअली किरेन रिजिजू जो कि लॉ मिनिस्टर थे, अभी लॉ मिनिस्टर से उनको हटा दिया गया और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज बना दिया गया, मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज। तो इनका ये कहना है कि भाई जो डीप ओशन जो ब्लू इकोनॉमी है, मैं ये बता दूं आपको, ब्लू इकोनॉमी मतलब जो कि वाटर से रिलेटेड जो इकोनॉमी रहती है। वाटर से रिलेटेड इकोनॉमी रहती है सर? हाँ, वाटर में कई सारे रिसोर्सेज हैं जिसे हम कमर्शियली एक्सप्लॉइट बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बोलूँ आपको, तो भाई वाटर के नीचे जो ड्रिल करके जो हम ऑयल्स निकालते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद वाटर से जो हम डिराइव करके जो वेरियस मिनरल्स रिसोर्सेज जो डिराइव करते हैं, तो कई सारे मतलब वाटर का अगर आप इकोनॉमिक वैल्यू देखोगे तो कई सारा है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो भाई रिन्यूएबल एनर्जी है, फ्रेश वाटर है, मिनरल्स है, फूड, मेडिसिन, कई सारी चीज़ें हैं जो वाटर से डिराइव होती है। एक्चुअली मैं ये तो अभी डिफ़र करूँगा उस चीज़ पे ओपिनियन कि भाई मैं ये नहीं बोलूँगा पेट्रोल वाटर का रिसोर्स है, बट मैं ये बोलूँगा कि भाई जो वाटर से अलग अलग टाइप की एनर्जी आती है, जैसे कि भाई वाटर से आप रिन्यूएबल एनर्जी डिराइव कर ले, तो वो चीज़ है। तो मैं पेट्रोल वाला चीज़ को कैंसिल करना चाहूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो डीप ओशन मिशन जो इंडिया ने इनकॉर्पोरेट किया है 2019 या 20 में इनकॉर्पोरेट किया है, तो उस पर क्या है कि भाई डीप ओशन ड्रिलिंग करेंगे
एंड उसको जाके स्टडी करेंगे, ओशन को स्टडी करके उस पर क्या क्या चीज़ रिसोर्सेज है, क्या क्या उसकी एक्टिविटीज़ है, वो सब चीज़ को स्टडी करके फिर एक मतलब उसको कमर्शियली हम कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ऐसा इंडिया को मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है डीप ओशन मिशन को स्टडी करने की। तो वो भी इंडियन ओशन रीजन में, तो वो भी काफ़ी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास। फिर उसके बाद ICICI बैंक गिव सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट एक्स CEO कोचर। एक्चुअली देखिए मैं बता देता हूँ आपको कि चंदा कोचर ने क्या किया था, मतलब मैं ये केस तो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, पर चंदा कोचर ने जब वीडियोकॉन का जब ये लोन के केस में उनको जब गिरफ्तार किया गया था, इनफैक्ट जब गिरफ्तार तो मैं बोलूँगा जब इनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे, तो वीडियोकॉन ने सबसे पहला ICICI बैंक ने सबसे पहले दो काम किया था। एक तो इन्होंने ये चीज़ अनाउंस किया था कि भाई ICICI बैंक को पर्सनली कोई लॉस नहीं हुआ है। सेकेंड चीज़, उनको ये चीज़ भी बोला गया था कि भाई इनके खिलाफ आप प्रोसिक्यूशन नहीं करोगे, ठीक है। उन्होंने ये चीज़ स्पेशली ये चीज़ निकाला था। तो अंडर दी एंटी करप्शन लॉ द अप्रूवल ऑफ अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जैसे कि ICICI बैंक है इस केस में, इज नीडेड टू कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूट द अक्यूज्ड। तो इस चीज़ में ICICI बैंक ने मना कर दिया था कि भाई चंदा कोचर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। हाँ, उन्होंने गलत किया है, उनको निकाल दिया गया था अपने पोस्ट से, बट स्टिल उन्होंने बोला था कि प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे हम इस चीज़ को। बट अब उन्होंने अप्रूवल दे दिया है। ये लोन के बारे में अगर आपको स्टडी करना है तो बताइए, मैं वीडियो बना सकता हूँ, बट कई सारे वीडियोज़ अवेलेबल है यूट्यूब में, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप उससे स्टडी कर लो, मैं और मतलब की चीज़ों को वीडियो बनाऊँ। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, MSP इंक्रीज फॉर खरीफ क्रॉप्स, मूव एक्सपेक्टेड टू एनकरेज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मूंग सीज हाईएस्ट राइज ऑफ 10.4%। देखिए न्यूज़ आ चुकी है कि भाई MSP का अनाउंसमेंट हो चुका है। ऑब्वियसली इलेक्शन ईयर आगे आने वाला है, तो MSP तो ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाएगा। कांग्रेस का अगेन एलिगेशन रहता है कि MSP आप देते नहीं हो, MSP सिर्फ अनाउंस कर देते हो वगैरह वगैरह, तो पॉलिटिकल बात है। बट अगर आप देखो तो MSP के अनाउंसमेंट में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे कि बाजरा का अगर आप देखो, बिंग अ मिलेट, बाजरा का काफ़ी अच्छा प्राइस बढ़ा है, दैट इज़ 137, ऑलमोस्ट डबल हो गया है बाजरा का प्राइस जो है पिछले बार से। उसके बाद रागी में भी अच्छा इंक्रीमेंट देखने को गया है। तूर और मूंग जो कि काफ़ी अभी शॉर्टेज में भी है, तो उसको भी अच्छा भी MSP मिला गया है। तो यही MSP, बाकी तो आपको पता होना चाहिए MSP का बैकग्राउंड क्या है, MSP कौन सी मिनिस्ट्री देती है और कैसे क्या होता है, वो तो ये डिसाइड करती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, अनाउंस करती है, अप्रूव करती है इनफैक्ट MSP वगैरह। तो ये है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, इन थर्ड रिवाइवल पुश BSNL गेट्स 4G एंड 5G वेव्स वर्थ 89,000 करोड़। देखिए एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम BSNL के अंदर अपनी स्टेक बढ़ाती रहती है, उनके ऑथराइज कैपिटल बढ़ाते रहते हैं, और ऑथराइज कैपिटल बढ़ाते रहते हैं एज एन जैसे कि मान लीजिए अभी पिछले बार ऑथराइज कैपिटल लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास था, और अभी बढ़ा के उसको 2,10,000 करोड़ कर दिया गया। तो अब वो ऑथराइज कैपिटल के बदले क्या गवर्नमेंट ने पैसा दिया? नहीं, उसके बदले गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको 5G का स्पेक्ट्रम एलोकेट कर दिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट की तरफ से वो चीज़ हो गया। तो अब ऐसे ही कर करके गवर्नमेंट ने काफ़ी कैपिटल इन्फ्यूजन किया। अभी BSNL का लगभग शेयर कैपिटल है आपका 2,10,000 करोड़ का। BSNL को गवर्नमेंट चाहती है कि भाई एज अ रिलायबल टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर बने वो, ठीक है, ताकि वो रिमोट एरियाज़ में भी आपके जो 5G सर्विसेज वो प्रोवाइड करा पाए, जहाँ पे जो बाकी के जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है वो जाते नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, कोल इम्पोर्ट्स नॉट नीडेड फ्रॉम नेक्स्ट फिस्कल, जोशी। तो प्रहलाद जोशी जी जो है, जो हमारे ऑनरेबल कोल एंड माइंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया कि कोल इम्पोर्ट्स नॉट नीडेड फ्रॉम नेक्स्ट फिस्कल ईयर। कितनी वायबिलिटी वो तो आने वाला टाइम बताएगा, बट उनका ये कहना है कि भाई इंडिया जो है हर साल जो है 880 मेट्रिक टन, मतलब हर साल ऐसे इस साल जो इंडिया 880 मेट्रिक टन प्रोड्यूस किया है, और 14% हायर है लास्ट फिस्कल ईयर से। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है कोल का, डिस्पाइट कि इंडिया के पास 4th लार्जेस्ट रिजर्व है। एक्चुअली दोस्तों क्या है ना पॉइंट, कि कई सारे जो कोल है वो हमारे पास कैटेगरी वाइज बहुत कम होते हैं, मतलब बहुत सस्ते क्वालिटी के कोल है। जैसे कोल में ना कई सारे क्वालिटीज़ रहते हैं, जैसे एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, नॉन बिटुमिनस, फिर उसके बाद और सस्ते कोल भी आते हैं। तो इससे क्या होता है, क्वालिटी जो है वो
कम होते जाता है अगर आप और नीचे आते जाओगे। तो सबसे कम क्वालिटी वाला कोल क्या रहता है कि भाई, जिसे हम लिग्नाइट कहते हैं, कि भाई उनका जो कोल का जो प्रोडक्शन का जो लेवल रहता है ना, वो काफ़ी कम रहता है, मतलब एनर्जी लेवल काफ़ी कम रहता है और लोग पोल्यूशन ज़्यादा करते हैं, ऐसा आप समझ लीजिए, ठीक है। बट कोक जो सबसे वो रहता है, मतलब सबसे ऐप रहता है आयरन स्टील वगैरह के इंडस्ट्री में, वो कोल इंडिया में मिलता नहीं है। एंथ्रासाइट का बहुत कम छोटा पैच है, बिट्यूमिनस का है, बट अगेन बिट्यूमिनस और सब बिट्यूमिनस कोल्स भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल, मतलब अवेलेबल तो रहते हैं, बट अगेन वो जो आयरन वगैरह के जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं वो ज़्यादातर कोक यूज़ होते हैं, कोक कोल यूज़ होते हैं, जो कि हम ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई ये सारे कोल के कारण इम्पोर्ट हमारा वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे पास कोल रिजर्व बहुत ज़्यादा है, हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक कह रहे हैं ऑनरेबल मिनिस्टर, बट हम इसलिए इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हमें अच्छे क्वालिटी का और कोल चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि भाई इंडिया में जो है वायबिलिटी गैप फंडिंग लेके आ रही है, किसके लिए? कोल गैसिफिकेशन के लिए। कोल गैसिफिकेशन मतलब दोस्तों समझ लीजिए कि भाई कोल से जो निकलने वाली जो मतलब जो पोल्यूशन है, जो गैस है, उसे हम ऐसे प्रोसेस के थ्रू कर देंगे ताकि वो एक सिन गैस बन जाए, जिसे हम बाद में अलग अलग चीज़ों में यूज़ कर पाए, जैसे कि फर्टिलाइज़र बनाना एंड वगैरह वगैरह अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ कर पाए, ठीक है। तो उसकी प्रोजेक्ट जो है अभी तक कमर्शियली वायबल नहीं हुई है, तो उसी चीज़ को करने के लिए अभी वायबिलिटी गैप फंडिंग लेके आ रही है गवर्नमेंट, ठीक है। और गवर्नमेंट कह रही है कि भाई और कोल प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तो एक तरह से आई थिंक हो सकता है इस चीज़ में बैकलैश भी आएगा अगर नेक्स्ट ईयर अगर गवर्नमेंट कोल प्रोडक्शन की ओर बढ़ाती है, क्योंकि हम जब ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं तो फिर इंडिया कोल एक्सपेंशन क्यों कर रहा है। फिर इंडिया का भी यही हमेशा की तरह जो भी आर्गूमेंट रहता है वो ज़रूर रहेगा कि भाई आप सब ने कर लिया है कोल एक्सप्लॉइट, अब जब हम कर रहे हैं तो आप ये क्लाइमेट वाला चीज़ बोल रहे हो। फार्मा कंपनीज में हैव टू स्विच टू ओपेक बॉटल फॉर आई ड्रॉप्स पैकेजिंग। एक्चुअली हो क्या रहा है दोस्तों, जो फार्मा कंपनीज जो अभी जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल्स में लेके आ रही है ना आई ड्रॉप्स वगैरह, वो उनको बाद में एक ओपैक बॉटल में लेके आ जाएगी, क्योंकि इन बॉटल में ना बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि इन बॉटल के लिड में माइक्रोबियल्स जमे हो जा रहे हैं। तो आप ऑब्वियसली आंखों में वो आई ड्रॉप डाल रहे हो एंड उस लिड में अगर उनके लिड में अगर इन्फेक्शन जमा हो चुका है, मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जमा हो चुका है, तो वो आपके आँख में भी जाके वो करेगा, इफेक्ट करेगा। तो इस चीज़ को कर्व करने के लिए इंडिया जो है फार्मा कंपनीज के ऊपर वो कर रही है कि भाई आप जो है ओपैक बॉटल्स पर आई ड्रॉप लेके आओगे। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, नीड टू यूज़ मोर स्क्रैप फॉर मेकिंग स्टील इन डिकार्बोनाइजेशन पुश, ज्योतिराज सिंधिया। देखिए ज्योतिराज सिंधिया जो हमारे ऑनरेबल सेंट्रल मिनिस्टर है, तो उन्होंने ये चीज़ किया है कि पुश किया है कि भाई हम जो है अब जो स्टील जो है उसे रिसाइकिल करेंगे, ठीक है। फिर रिसाइकिल करने के बाद हम जो है उसे डीकार्बनाइजेशन, मतलब जैसे रिसाइकिल अगर आप करोगे तो ऑब्वियसली आप स्टील का मैन्युफैक्चरिंग फिर कम करोगे, तो स्टील का मैन्युफैक्चरिंग अगर कम करोगे तो ऑब्वियसली वो डीकार्बनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करेगा। तो उनका ये चीज़ कहना है। फिर क्या कहा है स्टील मिनिस्टर ने? उन्होंने ये चीज़ कहा है कि भाई वी आर स्टिल अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील, ठीक है, एंड द स्टील इज कमिंग एज इम्पोर्ट इज इधर स्पेशलिटी और देयर इज़ अ प्राइसिंग आर्बिट्राज। देखिए एक्चुअली होता क्या है, इनका ये कहना है कि भाई स्टील जो आ रही है स्पेशल क्वालिटीज़ क्या आ रही है, और या तो फिर क्या हो रहा है कि बाहर में इतना सस्ता मिल रहा है, लोग खाली इंपोर्ट कर करके इधर बेच रहे हैं, तो इसके कारण जो है इंपोर्ट ज़्यादा हो जा रहा है। तो लोकल कंपनीज जो है उन्होंने, डोमेस्टिक कंपनीज जो है उन्होंने ये चीज़ के ऊपर काफ़ी बोला भी है कि भाई थोड़ा कर्व लगाया जाए स्टील पे। अगर स्टील ऐसी इंपोर्ट रहा तो हमारे जो डोमेस्टिक स्टील कंपनीज वो काफ़ी लॉस फेस करेंगे। फिर उन्होंने ये चीज़ कहा है कि भाई ग्रीन स्टील पुश, दैट इज़ वैसे स्टील जहाँ पे कार्बन कम यूज़ हो ताकि ना यूज़ हो ग्रीन स्टील्स बनाने में। देखिए ग्रीन स्टील का जो डेफिनेशन है वो इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, ठीक है। तो उसे मैं तो कुछ खैर क्या ही समझा सकता हूँ, बस आप इतना समझिए कि भाई ग्रीन स्टील का मतलब ये है कि भाई जैसे कार्बन कम यूज़ हो या ना यूज़ हो स्टील बनाने में, दैट इज़ ग्रीन स्टील। तो उसे भी आगे प्रमोट करने के लिए ये चीज़ बोला गया है कि भाई ग्रीन स्टील को प्रमोट किया जाए। फिर जैसे कि आपको पता हो कि भाई देयर इज़ अ पुश फॉर यूजिंग ओल्ड कार्स, ओल्ड व्हीकल्स एज अ स्क्रैप। अब 2021 में आई थिंक गवर्नमेंट ने ये चीज़ पॉलिसी भी लेके आए थे कि भाई 15 साल या 20 साल के बाद जो पैसेंजर व्हीकल है उनका रिन्यूअल के लिए काफ़ी बड़ा फीस चाहिए होगा, और वो फीस के कंपैरिजन में अगर आप पे करते हो तो आपको बहुत वाइबल नहीं होगा वो कार को रिन्यू कराना, तो इसीलिए आप स्क्रैप कर दोगे।
तो ऐसा है कि भाई वो रीयूज कार को भी आप स्टील के लिए यूज़ करो। तो ऐसा ऐसा चीज़ें उन्होंने ये चीज़ कहा है कि भाई हम डिकार्बोनेशन में हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, बैंक्स रिलक्टेंट टू पार्क फंड्स विद आरबीआई डिस्पाइट हाई लिक्विडिटी। देखिए होता क्या है, जब भी लिक्विडिटी सिस्टम में काफ़ी बढ़ जाता है ना, तो बैंक आरबीआई क्या करती है, लिक्विडिटी को सक करती है। लिक्विडिटी को सक करने के लिए आरबीआई के पास अलग अलग तरीके, जिसमें से एक तरीका है कि वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑपरेशन। उसमें क्या करती है आरबीआई की, आरबीआई अनाउंस करती है कि भाई मैं तुम्हें इतना इंटरेस्ट रेट दूंगा और आप जाके जो है आप इतना अपना फंड पार्क कर दो। तो अब फंड पार्क कर दो, तो अब इस पर क्या होता है कि भाई आरबीआई जो है इंटरेस्ट रेट बैंक को पे करता है, सिवाय मतलब बजाय उसको कि बैंक आरबीआई को इंटरेस्ट रेट पे करे। ऑब्वियसली मतलब बैंक का अगर सरप्लस लिक्विडिटी फंड रहता है तो आरबीआई के पास पार्क कर देती है और आरबीआई फिर उसे उस न पे इंटरेस्ट रेट देती है। तो एक्चुअली आरबीआई ने अभी जो लेटेस्ट जो ऑपरेशन अनाउंस किया था 75,000 करोड़ का विंडो अनाउंस किया था, बट उसमें से सिर्फ 1850 करोड़ का ही फंड मतलब जो भी चीज़ें वो पार्क किया गया फंड, बाकी फंड पार्क ही नहीं किया गया। क्यों बैंक लिक्विडिटी पार्क नहीं करना चाह रही? क्योंकि बैंक थोड़ी डरी हुई है कि भाई आने वाला स्टांस क्या होगा आरबीआई का। अभी तो हाल फिलहाल में आरबीआई ने वो चीज़ बता दिया है, मतलब अगर मैं बात के न्यूज़पेपर देखूं तो आरबीआई ने चीज़ क्लियर कर दिया है कि भाई हमारा स्टांस जो है वो मतलब वो वही स्टांस को रखे मॉनेटरी पॉलिसी में, उन्होंने रेपो रेट बढ़ाया नहीं है, दैट इज 6.5% ही रखा है उन्होंने। तो आरबीआई जो इन लोग बैंक काफ़ी डरे हुए हैं कि भाई आरबीआई क्या स्टांस लेती है आने वाले टाइम में, वो चीज़ का कुछ पता नहीं। आरबीआई अकोमोडेटिव स्टांस लेती है कि हॉकी स्टांस लेती है कि कैसा स्टांस लेती है, पता नहीं। तो उसके बाद दूसरा डर ये भी था कि भाई आरबीआई जो है, अगर मान लो हम आरबीआई के पास ज़्यादा लिक्विडिटी पार्क कर देते या मतलब ज़्यादा सरप्लस फंड पार्क कर देते, फिर अगर हमें बाद में जाकर अगर फंड का ज़रूरत पड़ता है थोड़े दिन के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आरबीआई से वापस से बोरो करना पड़ेगा, दैट इज़ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में, जो कि दैट इज़ अबव द रेपो रेट। तो बैंक ये चीज़ बोलना नहीं चाहती कि भाई हम अपना सरप्लस फंड फंसा दें और फिर बाद में जाकर अगर हम फंड चाहिए रहेगा तो हम एमएफएस के थ्रू बोरो करेंगे। तो इसलिए भी नहीं कर रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कि आज के न्यूज़पेपर में था। फिर एक न्यूज़ दोस्तों, आरबीआई इज़ बाइंग मोर गोल्ड, इट हेल्प्स डाइवर्सिफाई रिस्क टू रिजर्व्स। देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है कि आरबीआई जो है काफ़ी डॉलर्स में इन्वेस्ट करती है। अब क्या डॉलर्स भी, देखिए डॉलर की हेजेमनी तो चैलेंज होने लगे, इस आपको भी पता है, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज़ जो है डॉलर्स के थ्रू ट्रांजैक्ट नहीं करके अपने लोकल कंट्रीज़ के थ्रू ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, जैसे इंडिया और रशिया ने भी किया रूबल में, जब इंडिया ट्रांजैक्शन कर रहा था। तो अब इससे क्या है कि डॉलर की जो हेजेमनी जो चैलेंज हो रही है, तो इंडिया ये चीज़ कर रहा है कि भाई अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करके रखे। जैसे कि भाई इंडिया जो है ये चीज़ चाह रहा है गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखे। गोल्ड इज़ द सेफेस्ट एसेट जैसे लोग बोलते हैं। अब गोल्ड का तो वैल्यू इंटरनेशनली डिटरमाइन होता है। तो इस चीज़ के लिए इंडिया ये चीज़ चाह रहा है कि भाई हम अब थोड़ा बहुत गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना चालू कर दें। फिर एक चीज़ ये कि आरबीआई ओपन ट्रेड्स फॉर ऑल प्लेयर्स इन फैक्टरिंग इंश्योरर्स, ठीक है। आरबीआई ने क्या किया, देखिए एक होता है सिस्टम दैट इज ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। उसमें क्या होता है कि भाई अगर आपके पास कोई ट्रेड रिसीवेबल है, मतलब मान लीजिए अगर मेरे को एक जन से 1 साल बाद पैसा पाना है 2 लाख रुपये, तो मैं आज के रेट में बैंक के पास जाऊँगा, भाई ये बंदे से मेरे को 2 लाख रुपये पाना है, आप ये बिल लो, दैट इज बिल डिस्काउंटिंग जिसको बोलते हैं। बिल लो, मेरे को 5% कम दे दो, बट जिसके जैसे पैसा आएगा वो आपसे लेना, चाहे आप 10% कम दे दो, जैसे पैसा आएगा आप रख लेना। तो बैंक को 10% का इंटरेस्ट मिल गया एज इट इज़। तो इसको बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग। तो आरबीआई जो है ट्रेड सिस्टम लेके आया है, जिसके तहत कोई भी कंपनी जो है कोई भी बिल को ले जाके डिस्काउंट करा सकते हैं। अगेन वो सबके प्रोसीजर्स रहता है, ऐसा नहीं कि आप कोई भी बिल जाके डिस्काउंट करा दो, तो वो चीज़ रहता है। तो अब अभी इसमें क्या किया आरबीआई ने ये किया कि इंश्योरर्स को भी इस प्लेटफॉर्म में लेके आ गए कि भाई कोई बैंक अगर कोई चाहती है कि भाई इस चीज़ को लोन दे दे, बट बैंक डर रही है कि वो डिफ़ॉल्ट कर देगा, सामने वाला जो मतलब जिसके लिए हम बिल डिस्काउंट कर रहे हैं वो डिफ़ॉल्ट कर देगा। तो इसलिए आरबीआई ने इंश्योरेंस को भी लेके आ गए इस सिस्टम में। दैट्स इट दोस्तों। इंटरनेशनल न्यूज़ में आज बहुत ज़्यादा कुछ न्यूज़ है नहीं डिस्कस करने लायक। बस ये चीज़ है कि मंथली जो डेटा जो रिलीज़ होती है वही सब चीज़ है कि यूएस ट्रेड डेफिसिट वाइडन हो गया है, चाइना का एक्सपोर्ट फॉल हो गया है, वगैरह वगैरह। मतलब बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं है। मेटा और इसके लिए फेसबुक में है, तो बहुत ज़्यादा तो न्यूज़ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं अगेन कल से जो डेली का न्यूज़ है और प्लस एक जो पिछले वाले न्यूज़ है वो कवर करके लूँगा, और परसों तक सारे आपके जो पुराने जो न्यूज़ है वो ज़्यादा के कवर हो जाने चाहिए। तो हैव अ नाइस इवनिंग, और वीडियो पे ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।